परीलोक की रानी अपने दासियों के साथ बात कर रही थी। दासियों, परीलोक में रह रहकर अब मुझे बहुत नीरस लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आज हम कहीं दूसरे लोक में घूमने जाएं, जहाँ हमें कोई पहचानता ना हो। परी रानी, परंतु ऐसा कौन सा लोक हो सकता है? ऐसा एक लोक है दासी लतिका, पृथ्वी लोक। हम पृथ्वी लोक पर जाएंगे और वहाँ जाकर मजे करेंगे। परंतु परी रानी, अभी तो रात हो गई है, हमारा जाना क्या सुरक्षित होगा? मौन रहो दासी यामिनी, हम परियां हैं और मैं इस स्वर्ग परी लोक की रानी हूँ, जिसके पास अपार शक्तियाँ हैं। मुझे किसी से कोई भय नहीं है। तुम चलने की तैयारी करो। परी रानी की आज्ञा मानते हुए दासी लतिका, दासी यामिनी और कुछ दासियां परी रानी के साथ पृथ्वी लोक पर आने के लिए निकलती हैं। सभी आसमान में विहार करते हुए पृथ्वी पर आकर रुकती हैं। उन्हें गन्ने का एक हरा भरा खेत दिखाई देता है। सभी उस खेत में आकर रुकती हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी और मीठी सुगंध आ रही है। ये सुगंध किस वस्तु की है लतिका? परी रानी, हम जहाँ खड़े हैं वहीं से ये सुगंध आ रही है। ये गन्ने की सुगंध है। पृथ्वी पर इस गन्ने से शक्कर और फिर शक्कर से मिष्ठान बनाए जाते हैं। अच्छा, तुम मेरे लिए कुछ गन्ने तोड़ कर ले आओ। मैं खाकर देखना चाहती हूँ कि वास्तव में ये गन्ने कितने स्वादिष्ट होते हैं। लतिका और यामिनी कुछ गन्ने तोड़कर परी रानी के पास रखती है। परी रानी गन्ने खाने लगती है। उसे गन्ने का स्वाद इतना पसंद आता है कि वो बहुत सारे गन्ने खा लेती है। फिर बस चलो, मेरा तो पेट भर गया। अब हम कल फिर से आएंगे यहाँ गन्ने खाने। सभी फिर से परीलोक में चली जाती है। ऐसे ही 2 दिन चलता रहता है। गन्ने के खेत के मालिक रामू जब गन्ने को पानी देने आता है, तब वो देखता है कि कुछ गन्ने तोड़े हुए हैं। फिर वो अपने दोस्त से बात करता है। अरे हरिया, 2 दिन से कोई आकर गन्ने तोड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैंने भी सुना है रामू कि कुछ लोग गन्ने की चोरी करके उन्हें 2 गुने दाम में बेच रहे हैं। तुम्हें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। एक तो तुम्हारा खेत इतना बड़ा है कि तुम अकेले उस पर ध्यान नहीं दे सकते। तो अब क्या करूं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर सकते हो, तुम अपने खेत के चारों बाजू में कांच के टुकड़े या कीलें डाल दो। जैसे ही कोई गन्ना चोरी करने आएगा, कील उसके पैर में चुभने लगेगी और वो वापस चला जाएगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, पर ऐसा करना ठीक होगा? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को दर्द हो। तो फिर होने दो चोरी। जब पूरा खेत उखड़ जाएगा तब पता चलेगा तुम्हें। हाँ। हरिया की बात पर रामू सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो खेत की चारों तरफ कील बिछा देता है, जिससे कि चोरी ना हो। रात को फिर से परी रानी और उनकी दासियां को साथ ले आती है। क्या खुशबू है इन गन्नों की। वाह, मुझे तो लगता है कि कुछ गन्ने तोड़कर हम अपने परीलोक में ले जाएं। परंतु परी रानी, हमारे परीलोक का तो नियम है ना कि हम किसी दूसरे लोक से वहाँ कुछ नहीं ले सकते। हाँ हाँ, जानती हूँ। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी तो ये गन्ने खा लेती हूँ। परी रानी फिर से दासियों को गन्ने तोड़ने को कहती है। इधर सुबह जब रामू खेत में आता है, तब वो सोचता है कि आज तो गन्ने की चोरी नहीं हुई होगी। लेकिन जब वो आकर देखता है खेत के एक हिस्से में गन्ने गायब हो गए हैं, तब वो भागकर हरिया के पास आता है और सर पर हाथ धरे बैठ जाता है। अरे क्या हुआ रामू भाई, ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताऊं हरिया, कल तुमने जैसा कहा था ठीक वैसे ही मैंने खेत के चारों ओर कील बिछा दी थी। लेकिन जब मैं अपने खेत में गया तब मैंने देखा कि खेत के एक हिस्से से गन्ने गायब हो गए हैं। क्या? भला ऐसी चोरी कौन कर सकता है जो खेत के अंदर भी ना आए और गन्ने चुरा कर ले गया? ये तो अजीब बात हो गई। दोनों सोच में पड़ गए थे कि आखिर चोरी हो कैसे सकती है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि परियां आसमान से उड़ती हुई सीधे खेत के अंदर आ गई थी, इसलिए उन्हें कील चुभने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर एक दिन, दासियों, मेरा गन्ने खाने का बहुत मन हो रहा है। चलो
हम अभी पृथ्वी लोक पर चलते हैं। परंतु परी रानी, अभी तो सुबह है, हमें किसी ने देख लिया तो तुम दोनों किस लिए हो? तुम और बाकी दासियां खेत के बाहर रहकर पहरा देना। अगर कोई आता हुआ दिखे तो तुरंत मुझे खबर कर देना। परंतु परी रानी, अब कोई किंतु परंतु नहीं, चलो जाने की तैयारी करो, मुझे भी थोड़ा श्रृंगार करना है। दासी यामिनी और दासी लतिका परी रानी के कक्ष से बाहर आती है। लतिका, मुझे परी रानी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम कितने दिनों से रोज उस खेत में जा रहे हैं। परी रानी तो रोज हमें गन्ने तोड़ के लाने को कहती है और खुद खा लेती है। हमें तो आज तक उस गन्ने का स्वाद कैसा है ये भी नहीं पता। और उस किसान के बारे में भी तो सोचो, उसका कितना नुकसान होता होगा ऐसे गन्ने की चोरी हो गई तो। तुम्हारी बात तो सही है यामिनी, परंतु हम क्या कर सकते हैं? हम तो साधारण दासियां हैं। परी रानी के साथ शत्रुता करना हमारी क्षमता के बाहर है। हम साधारण दासियां नहीं है लतिका। क्या तुम नहीं जानती कि परी रानी ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए हमारी शक्तियां सीमित की है? उन्हें भय था यदि हम में भी उनकी जितनी शक्ति होती तो हम उनकी जगह पर हम रानी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने हमारी शक्तियों को सीमित कर दिया है। सब जानती हूँ यामिनी, परंतु हम कुछ नहीं कर सकते। देखना लतिका, मेरा हृदय कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस दिन कोई आकर परी रानी के कमंड को चूर चूर करेगा और हमें इस पीड़ा से मुक्त करेगा। वो सब तो जब होगा तब होगा यामिनी, अब चलो, अन्यथा रानी परी और क्रोध करेंगी हम पर। सभी दासियां परी रानी के साथ रामू के खेत में आती हैं। परी रानी दासियों को खेत के आसपास नजर रखने को कहती है। यामिनी भी एक पेड़ पर बैठकर नजर रख रही थी कि तभी उसके कान पर रामू की आवाज आती है। क्या कहूँ हरिया, ये गन्ने की चोरी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब तक लगभग आधे गन्ने उस चोर ने चुरा लिए हैं। तुमने जो उपाय कहा था वो भी कर लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि चोर किस रास्ते से आकर गन्ने चुरा कर ले जाता है। मेरा तो बहुत भारी नुकसान हो गया भाई। हाँ भाई रामू, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कितना दुख हो रहा होगा। दुख गन्ने की चोरी का नहीं है हरिया। तुम तो जानते हो कि गांव में कोई भी मुझसे गन्ने या दूसरा कोई भी अनाज मांगने आता है तो मैं खुशी खुशी दे देता हूँ। लेकिन इस गन्ने से मुझे बहुत आस थी। इस बार इतनी अच्छी फसल हुई थी, मैंने सोच लिया था पिताजी की आंखों का और माँ के घुटनों का ऑपरेशन करके उन दोनों को उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन अब फसल ही नहीं रही तो क्या बेचूंगा और क्या कमाऊंगा। दुखी मत हो रामू, भगवान सब देख रहा है। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की बात सुनकर यामिनी को बहुत दुख होता है। रामू दिल का कितना अच्छा है ये भी उसे पता चलता है। जब सभी परियां परी लोक वापस चली जाती है तब, परी रानी, मुझे आपसे बात करनी है। उस खेत के मालिक रामू को आज मैंने बात करते हुए सुना। वो बहुत परेशान है परी रानी। आप उसकी गन्ने खा रही है, इस कारण से वो बहुत पीड़ा में है। उसकी फसल आधी हो गई है। अब उसे बेचकर वो अपने माता पिता का इलाज नहीं कर सकता। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा है कि चोरी कौन कर रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है परी रानी कि आप आज से वहाँ न जाएं। तुम कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? तुम एक साधारण दासी होकर मुझसे प्रलाप कर रही हो। उस एक मनुष्य के लिए अपने समस्त लोक के स्वामिनी के साथ विवाद कर रही हो। चली जाओ मेरी दृष्टि के सामने से। यामिनी परी लोक से उतरकर पृथ्वी लोक पर आती है और रामू से आकर मिलती है। यामिनी उसे परी रानी के विषय में सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये सब हो रहा था मेरे खेत में, इसीलिए मेरे चारों तरफ कील बिछाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं खुद आपकी रानी परी से बात करता हूँ। नहीं, तुम उनसे बात मत करो। वो बहुत जिद्दी और घमंडी है। उन्हें कोई समझाए ये उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने तुम्हें ये सब सत्य बता दिया है तब वो मुझे भी दंडित करेंगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सदा यही इस पृथ्वी लोक पर ही रहूं। रामू, मैंने उस दिन जब तुम्हारी बातें सुनी थी तभी मैंने विचार कर लिया था कि मुझे अपना बाकी जीवन तुम्हारे साथ व्यतीत करना है। ऐसा पुरुष जो अपने माता पिता के बारे में इतना प्रेम भाव रखता है,
उससे विवाह करना मेरा सौभाग्य होगा। तुम और मुझसे शादी करोगी? तुम कितनी सुंदर परी हो और मैं किसान हूँ। हम दोनों का मेल कैसे हो सकता है? मैं अपनी सारी शक्तियाँ छोड़कर सामान्य मनुष्य बन जाऊंगी और फिर तुम्हारे साथ विवाह करूंगी। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ परी रानी बाकी दासियों के साथ प्रकट हो जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो और ये क्या विवाह? विवाह की रट लगा रखी है तुमने। एक परी किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हें विवाह करने की अनुमति नहीं देती। चलो चलो यहाँ से। परी रानी यामिनी को अपने हाथ से खींचते हुए ले जाती है। यामिनी के व्यवहार को देखकर परी रानी इतनी क्रोधित हो जाती है कि वो रामू के गांव को श्राप देती है कि उनके गांव के सारे खेत सूख जाएं और धरती बंजर हो जाए। इधर परी रानी के श्राप से एकाएक सारी जमीन बंजर हो जाती है। फल और फूल तक मुरझा जाते हैं। ये सब देखकर रामू समझ जाता है कि ये जरूर परी रानी ने क्रोध में आकर किया है। रामू जा रहा होता है कि तभी उसे एक तपस्वी मिलते हैं। फिर प्रणाम बाबा। कल्याण हो पुत्र। पुत्र, तुम्हारे पूरे गांव की जमीन बंजर कैसे हो गई? रामू तपस्वी को परी रानी की सारी करतूत बता देता है। फिर बाबा, मैं उस परी रानी को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने मेरे गांव वालों को बेवजह परेशानी में डाला है और वो परी लोक में दासी परियों के साथ भी गलत व्यवहार करती है। अब समय आ गया है कि उनके घमंड को चूर किया जाए। बाबा, आप मुझे कोई ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं परी लोक में जाकर वापस आ सकूं। अवश्य पुत्र, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान कर सकता हूँ, परंतु मेरे इस वरदान का प्रभाव केवल 3 दिनों तक रहेगा। यदि इन 3 दिनों में तुम परी लोक से धरती पर वापस नहीं आए तो तुम सदा के लिए उस परी लोक में कैद हो जाओगे। तपस्वी से वरदान प्राप्त करके रामू परी लोक में पहुंच जाता है। वहाँ उसे दासी लतिका मिलती है जो उसे बताती है कि यामिनी को परी रानी ने बंदी बनाकर कारागार में रखा है। फिर वो छुपते छुपते रामू को यामिनी के पास लेकर जाती है। तुम यहाँ कैसे आ गए? पृथ्वी का कोई मनुष्य परीलोक में नहीं आ सकता। रामू यामिनी को तपस्वी जी के वरदान के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो यामिनी, अब मैं उस परी रानी को सबक सिखाकर ही धरती पर लौटूंगा, और वो भी तुम्हारे साथ। परंतु ये इतना सरल नहीं है। हाँ, परी रानी ने हम सब दासियों की शक्तियाँ सीमित करके अपनी शक्ति बढ़ाई है। हम दोनों जैसे और कई परियां इस परी लोक में रहती हैं, जो परी रानी के अन्याय से पीड़ित हैं, परंतु उसकी शक्ति के आगे हमारी शक्ति काम नहीं करती। परी रानी ने सबकी शक्तियाँ एक अंगूठी में कैद करके रखी है और उस अंगूठी को एक जादुई बक्से में रखा है। सुना है कि वो बक्सा पल पल में अपनी जगह बदलता है, कोई उस बक्से को छू ना पाए। इस कारण से परी रानी ने ऐसी योजना बनाई है। अच्छा, तो मुझे उस बक्से तक पहुंचना होगा और उस बक्से से अंगूठी निकालकर उसे नष्ट करना होगा। हाँ, जैसे ही वो अंगूठी नष्ट हो जाएगी, हम सबकी शक्तियाँ हमें वापस मिल जाएंगी और परी रानी की शक्तियाँ सीमित हो जाएंगी। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? उस बक्से को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। मैं उसे प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं प्रयास तो अवश्य कर सकता हूँ। परी यामिनी अगर मेरे लिए अपनी सारी शक्तियाँ छोड़कर एक सामान्य मनुष्य बनने के लिए तैयार हो सकती है, तो मैं उनके लिए और आप सभी परियों की आजादी के लिए एक बार प्रयत्न जरूर कर सकता हूँ। परंतु तुम्हें बहुत सजग होकर ये काम करना होगा। परी रानी को जरा भी जानकारी प्राप्त हुई कि तुम यहाँ आए हो तो वो तुम्हें यहाँ कैद करके रखेंगी। रामू भैया, वो जादुई बक्सा एक तहखाने में रखा है, जहाँ तक जाने का मार्ग हमें किसी को नहीं पता। वो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। हाँ, मैं निकलता हूँ। तपस्वी जी ने मुझे वरदान केवल 3 दिनों के लिए दिया है। इतने समय में मुझे सबको मुक्त करना है। रामू यामिनी को तसल्ली देकर तहखाने का मार्ग ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे छुपते छुपाते बहुत दूर तक चलने के बाद वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तहखाना कहाँ हो सकता है। उसे भूख भी लगी होती है। वो देखता है कि पेड़ पर कुछ फल लगे हुए हैं। जो वो जैसे ही पेड़ पर चढ़ने के लिए पैर रखता है तो जमीन के नीचे तहखाने का दरवाजा खुल जाता है और रामू खुश होकर तहखाने के अंदर चला जाता है। अच्छा, तो ये है वो तहखाना। यहाँ तो बहुत सारा खजाना रखा हुआ है। यहाँ तो कितने सारे बक्से भी रखे हुए हैं।
अब इन सब में वो बक्सा कहाँ ढूंढूं? हाँ, सभी बक्सों को एक बार ध्यान से देखता हूँ। लतिका ने कहा था कि वो बक्सा हर बार अपनी जगह बदल लेता है। इन बक्सों में से जो भी बक्सा अपनी जगह बदलेगा वही जादुई बक्सा होगा। ये सोचकर रामू ध्यान से सभी बक्सों की देखने लगता है। तभी एक चमकने वाला बक्सा अपनी जगह बदल देता है। अच्छा, तो ये है वो जादुई बक्सा। कितना चमक रहा है। अभी इसे पकड़कर खोलता हूँ। रामू बक्से को पकड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही रामू बक्से को हाथ लगाता, बक्सा उसके हाथ से छूटकर अपनी जगह बदल देता। बहुत देर तक ऐसा ही होने के बाद नहीं, इस बक्से को ऐसे पकड़ना आसान नहीं। कोई तरकीब लगानी पड़ेगी। फिर रामू वहीं पड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर उठाता है और एक रस्सी से उस पत्थर को बांध देता है। फिर रामू उस रस्सी को हवा में गोल गोल घुमाने लगता है। गोल गोल घूमने की वजह से पत्थर उस बक्से को लगता है और बक्सा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। चलो, ये तो खुल गया। अब अंगूठी निकाल लेता हूँ। चलो, ये तो खुल गया। अब अंगूठी निकाल लेता हूँ। रामू उस बक्से से अंगूठी निकालकर उसे पत्थर से तोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही परी रानी की शक्तियाँ कम होने लगती है और यामिनी कारागार से मुक्त हो जाती है। सभी दासियां को अपनी सारी शक्तियाँ वापस मिलती है। लगता है रामू अपने कार्य में सफल हो गया है। अब उस परी रानी की शक्तियाँ कम हो जाएंगी। इधर परी रानी की शक्तियाँ कम हो जाती हैं और बाकी सब परियां रानी के सामने सख्त होकर खड़ी हो जाती हैं। अब तुम्हारी शक्तियाँ हमसे कम हो गई है रानी परी, इसलिए अब हम सब तुम्हें अपनी रानी नहीं मानते। लतिका और बाकी परियां यामिनी का समर्थन करती हैं। फिर सभी परियां यामिनी को रानी बनाने की मांग करती हैं, लेकिन यामिनी मना कर देती है और लतिका को रानी बनाती है। फिर लतिका पहले की रानी परी को कारागार में डाल देती है। यामिनी अपनी सभी शक्तियों का त्याग करके रामू के साथ सदा के लिए पृथ्वी लोक पर आकर उससे विवाह कर लेती है। दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। राजकुमार सज्जन सिंह अपनी जान मुट्ठी में लेकर भाग रहे थे। भागते हुए वो एक तालाब के किनारे पहुंच जाते हैं और लड़खड़ाकर तालाब के पानी में गिर जाते हैं। वो पानी में डूब जाते हैं और तालाब के किनारे हाथ में तलवार लेकर खड़े हुए राजकुमार दुर्जन सिंह जोर जोर से हंसने लगते हैं। चलो, ये तो अब स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसे मारने के लिए मुझे अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। अब तो इसकी डूबकर ही मृत्यु हो जाएगी या फिर इस तालाब का मगरमच्छ इसे खा जाएगा। दुर्जन सिंह खुश होकर राजमहल में लौट जाता है। इधर सज्जन सिंह पानी में डूबकर नीचे चला जाता है। सज्जन सिंह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब वो देखता है कि वो एक बड़ी गुफा में है। सज्जन सिंह पूरी गुफा को देखता है। वहाँ एक जिन बैठा हुआ होता है। ये मैं कहाँ आ गया और मैं बच कैसे गया? मैं तो डूब गया था। और वो मगरमच्छ कहाँ गया? सुना है कि इस तालाब में बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है जो सबका शिकार करता है। तुम मेरी गुफा में हो। ये गुफा तालाब के अंदर है और मैं इस जादुई तालाब का जिन हूँ। इस तालाब में कोई भी नहीं डूबता, यही इसका जादू है। और तुम जिस मगरमच्छ की बात कर रहे हो वो कोई मगरमच्छ नहीं है। मैं ही रूप बदलकर मगरमच्छ बनकर लोगों को भयभीत करता हूँ। कई लोग इस तालाब के पास आकर गंदगी फैलाते हैं, यहाँ पर अपने वस्त्र धोते हैं। उन सब से तालाब का पानी दूषित हो जाता है। इसीलिए मैं मगरमच्छ बनकर बैठता हूँ ताकि मगरमच्छ के भय से कोई इस तालाब के पानी का दुरुपयोग न करे। जादुई तालाब और जिन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा विचार मत करो राजकुमार, मैं एक जिन हूँ। अभी सबकी सहायता करता हूँ, परंतु पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं बहुत उद्दंड हुआ करता था। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। मैं एक पेड़ पर बैठ गया था और एक साधु अपनी तपस्या कर रहे थे। तब बड़ा तपस्वी समझता है खुद को। अभी इसकी तपस्या भंग करता हूँ, फिर ये क्रोधित हो जाएगा, फिर मजा आएगा। ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर पेड़ से फल तोड़कर फेंकना शुरू किया। मैंने उन पर 6-7 फल फेंके, परंतु फिर भी वो शांत बैठे हुए थे।
मुझे ये देखकर क्रोध आया। मैंने बहुत सारे फल तोड़े और एक एक करके उन पर फेंकने लगा। उनकी तपस्या भंग हो गई। वो उठ खड़े हो गए और उन्हें खड़ा हुआ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया। फिर मैंने कहा, तुम्हारी तपस्या भंग हो गई साधु, अब क्या करोगे? मुझे पता है तुम जैसे साधु अक्सर अपनी तपस्या भंग हो जाने पर क्रोधित होकर श्राप देते हो ना। मैं एक जिन हूँ, मुझ पर तुम्हारे किसी भी श्राप का कोई प्रभाव नहीं होगा। नहीं वत्स, मैं तुम पर कदापि क्रोधित नहीं हुआ हूँ। तुम मेरी तपस्या भंग करने का अपना कार्य कर रहे थे और मैं तपस्या भंग ना हो इसीलिए शांत रहने का प्रयास कर अपना कार्य कर रहा था। हर जीव अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है वत्स। मैं एक साधु हूँ और मुझे क्रोध करना शोभा नहीं देता। अच्छा, तो तुम मुझे कोई दंड नहीं दोगे? दंड तो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु क्रोधित होकर नहीं। मैं तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन करके तुम्हें सुधारूंगा। मैं मेरी तपस्या की शक्ति से तुम्हें एक जादुई तालाब में भेज रहा हूँ, जहाँ तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा और तुम कभी भी उद्दंडता नहीं करोगे, सदा ही सबकी सहायता करोगे वत्स। उस जादुई तालाब के पानी में कभी कोई जीव डूबकर मृत नहीं होता है। यही उस तालाब के पानी में आया हुआ परिवर्तन है। उसी प्रकार उस तालाब में रहने के बाद तुम्हारे स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। ऐसा कहकर उस साधु ने कुछ मंत्र बोले और मैं इस तालाब में आ गया। उस दिन से मैं इसी जादुई तालाब में रहता हूँ। परंतु ये बताओ कि तुम इस तालाब में कूदकर अपने प्राण क्यों त्याग रहे थे? मैं अपने प्राण त्याग नहीं रहा था। असल में मैं राजकुमार सज्जन सिंह हूँ। मेरे पिताश्री महाराज शिव प्रसाद ने मेरी माता की मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह किया और उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई। वो मेरा सौतेला भाई था, दुर्जन सिंह। उसे राज्य की बहुत मोह है। वो अब खुद महाराज बनना चाहता है, परंतु वो अपने नाम के भांति दुर्जन है। अभी से ही उसने प्रजा पर अन्याय करना आरंभ कर दिया है। इसी कारण से प्रजा उसे अपना राजा मान्य नहीं करना चाहती। मेरे पिताश्री को भली भांति ज्ञात है, इसीलिए पिताश्री ने मुझे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मेरा राज्य अभिषेक निश्चित हो गया था, परंतु दुर्जन सिंह ने क्रोध में आकर पिताश्री को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। वो मेरे प्राण लेकर अपना राज्य अभिषेक करने की सोच रहा था। आज वो अपनी तलवार लेकर मेरे पीछे भागने लगा। उसने मेरे सभी शस्त्र छुपाकर रख दिए थे, इसीलिए मैं उसका प्रतिकार नहीं कर पाया और मुझे भागना पड़ा। मैं अपने प्राण त्यागना नहीं चाहता, परंतु इस तालाब के किनारे आकर मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं पानी में गिर गया। तुम्हारी कहानी तो बहुत पीड़ादायक है। कोई पुत्र अपने पिता को बंदी कैसे बना सकता है? कटु है, परंतु यही सत्य है। अब मुझे मृत्यु घोषित करके दुर्जन सिंह स्वयं राजा बन जाएगा। यही नहीं, मेरा विवाह राजकुमारी रूपमती के साथ निश्चित हुआ था। दुर्जन सिंह को भी राजकुमारी रूपमती पसंद आ गई थी। अब मैं नहीं तो वो कदाचित बलपूर्वक राजकुमारी रूपमती से विवाह कर लेगा। इधर राजकुमारी रूपवती को खबर मिल जाती है कि राजकुमार सज्जन सिंह की तालाब में डूबकर मृत्यु हो गई है। फिर नहीं, ये सत्य नहीं है। राजकुमार की मृत्यु नहीं हो सकती। मेरे प्रिय हंस, तुम स्वयं जाकर पता लगाओ कि जो जानकारी हमें मिली है वो सत्य है या असत्य। यदि ये बात सत्य हुई तो अनर्थ हो जाएगा। दुर्जन सिंह स्वयं राजा बन जाएगा और प्रजा के हक का हनन करेगा। आप चिंता मत कीजिए राजकुमारी, मैं अभी जाकर राजकुमार के विषय में जानकारी प्राप्त करता हूँ। रूपवती का हंस शीघ्रता से उड़ते हुए सज्जन सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त करने निकलता है। बहुत देर उड़ने के बाद वो जादुई तालाब के पास आकर बैठता है। राजकुमार सज्जन सिंह, कहाँ हैं आप? आपके विषय में जरूर किसी ने असत्य खबर फैलाई है। राजकुमारी रूपमती आपकी चिंता में आतुर हो गई हैं। हंस तालाब के किनारे बैठकर विलाप कर रहा था। तभी उसकी आवाज तालाब के अंदर राजकुमार सज्जन सिंह सुन लेते हैं। जिन, तुमने सुना? वो आवाज राजकुमारी रूपमती के हंस की है। अच्छा, वो जो विलाप कर रहा है वो एक हंस है? हाँ,
अवश्य राजकुमारी ने उसे मेरी जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा होगा। हंस को राजकुमार के विषय में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती और वो वापस चला जाता है। आगे तुम, क्या जानकारी प्राप्त हुई? क्षमा करें राजकुमारी, परंतु राजकुमार सज्जन सिंह के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। कदाचित हमें जो पता चला है वही सत्य है। सभी प्रजाजन आपस में यही बात कर रहे थे, कैसे दुर्जन सिंह ने महाराज को बंदी बना लिया और राजकुमार सज्जन सिंह को अपने मार्ग से हटाया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं स्वयं जाऊंगी और महाराज शिव प्रसाद को उस दुष्ट दुर्जन सिंह के कारागार से मुक्त कराऊंगी। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम्हें इस तालाब से बाहर अपने राज्य में वापस लौटना चाहिए, अन्यथा वो दुर्जन सिंह तुम्हारे राज्य और राजकुमारी रूपमती के साथ अनुचित व्यवहार करेगा। सज्जन सिंह जिनकी बात पर विचार करने लगता है। इधर दुर्जन सिंह अपना राज्याभिषेक करने के लिए राजगुरु और पंडितों को बाध्य करता है, राज्याभिषेक का आयोजन करवाता है। राजकुमार, आपके राज्याभिषेक के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है 7 नदियों का जल। उन 7 नदियों के पवित्र जल से आपका स्नान होने के बाद ही आपके राज्याभिषेक की विधि शुरू हो जाएगी। हाँ पता है, मैंने 7 नदियों का जल लाने के लिए सेवकों को भेज दिया है। किसी भी क्षण वो आते ही होंगे। आप बाकी का आयोजन शुरू कीजिए। राजगुरु और पंडित भी नहीं चाह रहे थे कि दुर्जन सिंह का राज्याभिषेक हो, इसलिए वो देरी कर रहे थे। सेवक नदियों का जल लेकर आते हैं और राज्याभिषेक की विधि शुरू करनी पड़ती है। तभी जिन वहाँ अदृश्य रूप में आता है। जब राजगुरु दुर्जन सिंह के मस्तक पर पवित्र जल अर्पण करने लगते हैं, तभी अचानक वो जल लुप्त हो जाता है। राजगुरु फिर कोशिश करते हैं, बार बार ऐसे ही हो रहा होता है। तब राजकुमार, कदाचित नियति नहीं चाहती कि आपका राज्याभिषेक हो, इसीलिए बार बार ये पवित्र जल लुप्त हो रहा है। राजगुरु जी, आप प्रलाप मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि आप में से किसी को भी ये मान्य नहीं है कि मैं राजा बनूं, इसीलिए अवश्य आप ही कोई माया कर रहे हैं। किस तंत्र मंत्र का उपयोग किया है आपने ये राज्याभिषेक को टालने के लिए? ये आप क्या कह रहे हैं राजकुमार? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये जल कहाँ जा रहा है। असल में जिन ही अदृश्य रूप में वो सारा जल पी रहा होता है। यदि जल नहीं आ रहा है उस घड़े से, तो उस घड़े को तोड़ दीजिए। नहीं करना मुझे स्नान। आप अगली विधि शुरू कीजिए, और यदि आप नहीं करना चाहते तो मैं स्वयं जाकर राज सिंहासन पर बैठता हूँ। दुर्जन सिंह खुद जाकर सिंहासन पर बैठ जाता है। वो राजमुकुट अपने हाथ में लेता है और खुद उसे अपने सर पर रखता है। लेकिन तभी अचानक से वो राजमुकुट उसके हाथ से छूट जाता है और हवा में उड़ने लगता है। दुर्जन सिंह को समझ ही नहीं आता कि आखिर अचानक ये सब क्या हो रहा है। वो मुकुट राजमहल के बाहर उड़ने लगता है। दुर्जन सिंह के साथ सभी लोग उस राजमुकुट के पीछे जाने लगते हैं। राजमुकुट तालाब की दिशा में आगे जा रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है ये राजमुकुट? इस पर मेरा अधिकार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जिन उस मुकुट को लेकर उड़ रहा था, लेकिन अदृश्य होने के कारण जिन किसी को दिख नहीं रहा था। आखिरकार राजमुकुट तालाब के पास आकर रुकता है। तभी बाहर आवाजें सुनकर राजकुमार सज्जन सिंह तालाब से बाहर आता है। उसके बाहर आते ही मुकुट सज्जन सिंह के मस्तक पर जाकर विराजमान हो जाता है। ये क्या? ये सज्जन सिंह जीवित कैसे है? और ये मुकुट इसके सर पर जाकर कैसे बैठ गया? ये सज्जन सिंह के मस्तक पर जाकर विराजमान हो गया। इसका अर्थ ये है कि तुम राजा बनने के लिए योग्य नहीं हो। उस मुकुट की गरिमा का रक्षण जो कर सकता है, उसी के मस्तक पर ये शोभा देता है। पिताश्री, आप कारागार से मुक्त कैसे हो गए? किसका इतना दुस्साहस कि मेरे आदेश के बगैर आपको मुक्त कर दिया? मैंने मुक्त किया है पिताश्री को, दुष्ट दुर्जन सिंह। जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि तुम पिताश्री के साथ अन्याय कर रहे हो और राजकुमार सज्जन सिंह के साथ तुमने इतना अनुचित व्यवहार किया है, तभी मैंने ठान लिया था
कि तुम्हें राजा नहीं बनने दूंगी। मैं पिताश्री को मुक्त करवाकर उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बिठाऊंगी। आप उचित कह रही हैं राजकुमारी रूपमती, उस सिंहासन पर केवल पिताश्री का अधिकार है। परंतु पुत्र, ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस तालाब में डूबने के बाद भी जीवित कैसे हो, और ये मुकुट दुर्जन सिंह के सर से छूट कैसे गया। तभी जिन वहाँ प्रकट हो जाता है। यही मेरा वो मित्र है जिसके कारण मेरे प्राण बचे हैं, और इसी ने इस राज मुकुट को दुर्जन सिंह के मस्तक पर विराजमान नहीं होने दिया। इसी ने सप्त नदियों का पवित्र जल ग्रहण कर राज अभिषेक में रुकावट डाली थी। हाँ, मैं ही हूँ वो जिसने दुर्जन सिंह का राज्याभिषेक रोका है। दुर्जन सिंह जैसे दुष्ट व्यक्ति को सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तुमने सही कहा। अब मैं राजकुमार सज्जन सिंह और राजकुमारी रूपमती का विवाह शीघ्र ही आयोजित करूंगा, और उसके पश्चात राजकुमार सज्जन सिंह का राज्याभिषेक संपन्न होगा। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मैं किसी भी स्थिति में इसे राजा नहीं बनने दूंगा। मैं सबको मार डालूंगा और स्वयं राजा बन जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते राजकुमार दुर्जन सिंह। तुम्हारे पापों का दंड तुम्हारा परिवार दे या न दे, मैं तो अवश्य दूंगा। क्या दंड दोगे तुम इसे जिन? मैं इसे अपने साथ इस जादुई तालाब में लेकर जाऊंगा और इसका मन परिवर्तन करूंगा। जिस प्रकार साधु जी के कारण मैं उद्दंडता छोड़कर सीधे मार्ग पर चलने लगा, उसी प्रकार दुर्जन सिंह भी अपनी दुष्टता छोड़कर सही मार्ग पर चलने लगेगा। कुछ समय ये मेरा गुलाम बनकर तालाब के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करेगा। उसके पश्चात जब मुझे लगेगा कि अब उचित समय आ गया है दुर्जन सिंह को मुक्त करने का, तब मैं इसे खुद राजमहल छोड़ने आऊंगा। इतना कहकर जिन राजकुमार दुर्जन सिंह को अपने साथ तालाब के अंदर ले जाता है। कुछ दिनों के बाद राजकुमार सज्जन सिंह और राजकुमारी रूपवती का भव्य विवाह संपन्न हो जाता है और सज्जन सिंह राजा बन जाता है। पूरे 1 वर्ष तालाब के अंदर रहने के बाद राजकुमार दुर्जन सिंह का मन परिवर्तन हो जाता है और उसका व्यवहार सुधर जाता है। फिर जिन उसे राजमहल छोड़कर फिर अपने जादुई तालाब में लौट आता है